Fever Stories। आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। हर क्रांतिकारी शुरुआत एक प्रेरणा से करता है। एक मकसद के लिए वो बहुत कुछ त्यागता है। चाह कर भी वो एक विशुद्ध आंदोलनकारी नहीं बन सकता। लाला जी के पीछे चलकर ये सारे क्रांतिकारी समझ चुके थे कि आंदोलन नहीं, अहिंसा नहीं, हिंसा के बदले हिंसा ही उनकी मूल प्रवृत्ति थी। वरना उनके हाथों में पिस्टल नहीं, प्रदर्शन की तख्तियां होती। शक्ति के सामने शक्ति का प्रदर्शन ही उनका धर्म है, उनका वजूद है, उनकी पहचान है। कॉमरेड, सबकी तैयारी हो चुकी है? बस तैयारी तो कर रहे हैं 1 महीने से। तड़प तो ऐसे रहा है बटू जैसे पहले गोली स्कॉट को तू ही मारने जा रहा है। जा तो तुम दोनों ही नहीं रहे हो। अगर किसी ने मुझे रोका तो ये मेरे साथ गलत होगा। अबे तू तो आदमी ही गलत है और तूने अपनी टांग अड़ाकर मेरा भी नंबर कटवा दिया। देखो, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हम फैसला कर चुके हैं कि कौन स्कॉट की हत्या करने जाएगा। किसे चुना है? भगत और राजगुरु। मुझे मालूम था भगत, तू मुझे एक दिन धोखा देगा कमीने। मरने का शौक चढ़ा है ना तुझे? बकवास मत कर। यहाँ मेरी या तेरी नहीं, सेनापति आजाद की चलती है। कॉमरेड्स, जी जनाब। हम फैसला कर चुके हैं, भगत राजगुरु। बस ये हमारा अंतिम फैसला है। हाँ, मगर मौका सबको दिया जाएगा। बटू और सुखदेव, तुम उसकी हत्या में नहीं जाओगे, पर तुम्हें फणींद्रनाथ घोष से मिलना है और जतिन दास को बम बनाने के लिए राजी करना है। जल्द से जल्द अगले एक्शन में बम की जरूरत पड़ने वाली है। किसी और को कुछ कहना है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ जनाब। हाँ बोलो कॉमरेड। जब ये भगत किसी भी तरह मरकर अमर होना चाहता है जनाब, तो जनाब मैं चाहता हूँ कि ये कमीना जिंदा आना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जनाब ये भगत से पहले मरकर अमर होना चाहता है। ये दोनों ना 1 नंबर के येड़े हैं। खामोश, चुप हो जाओ सबके सब। ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, एक्शन उसी के हिसाब से होगा। और अब मैं सेनापति आजाद आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, अगर आप आदेश करें। कौन? तब भगवती भाई ने दूर से ही दीवार से सटे घबराए हुए से एक क्रांतिकारी की तरफ इशारा किया। ये तो जय गोपाल है। मैंने मना किया था ना, बाकी क्रांतिकारियों को इससे दूर ही रखना। जिद कर रहा था जनाब, कहता है कि इसका निशाना बहुत दुरुस्त है। अच्छा, जरा यहाँ तो आओ कॉमरेड जय गोपाल। बंदा हाजिर है जनाब। इनकलाब जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। बोलो, कैसे निशानची हो तुम? कितनी दूर की मार रखते हो? उड़ते उड़ते बाज की आग बैठ डालूंगा जनाब। फिर तो प्रैक्टिस बहुत की होगी तुमने। पिस्टल कहाँ से लाए थे? तुम्हें दाने किसने दिए फोड़ने के लिए? पिस्टल तो वैसे गोलियां तो मैं लाया तो था जी। जी के बच्चे, तनिक अपनी कलाई तो इधर दिखाओ। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। भाई, तुम्हारे हाथ तो बहुत मुलायम है जय गोपाल। हम क्रांतिकारियों की लाशों पर माला चढ़ाने के लिए ऐसे ही मुलायम हाथों की जरूरत होगी जनाब। चुप हो जाओ कमीनो। मुझे किसी एक्शन में नहीं लेते क्योंकि मैं कमजोर हूँ, निशानची नहीं हूँ, पर मुझ में भी हिम्मत है जान देने की। और क्या तुम लोगों ने कभी देखा है स्कॉट को? बोलो, पहचान पाओगे उसे? इस अखबार की धुंधली फोटो के चक्कर में नेशनल कॉलेज के किसी प्रोफेसर को ठोक के आओगे तुम लोग। लिख कर ले लो। दम तो है बंदे में। तो कॉमरेड जय गोपाल, क्या तुम स्कॉट को दूर से ही पहचान सकते हो? 100%। 100 कोस भी दूर होगा, पहचान लूंगा। चील की आंखें है मेरी। ठीक है, तो ये तय रहा, तुम भी जा रहे हो कल। 17 दिसंबर 1928 शाम का समय था। एक मुखबिर से पक्की खबर मिली थी कि स्कॉट रोज उस समय पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। सभी क्रांतिकारी लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर स्कॉट की घात लगाए बैठे थे। भगत और राजगुरु एक पेड़ के पीछे छिपे थे। उनको बैकअप देने के लिए सेनापति चंद्रशेखर आजाद सामने की गली में किसी मुसाफिर की तरह टहल रहे थे। प्लान के अनुसार जयदेव एक साइकिल चलाते हुए पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जाकर रुका और साइकिल की चेन खराब होने का ड्रामा करते हुए उसे ठीक करने की एक्टिंग करने लगा। आंखों ही आंखों में इनके आपस में इशारे चल रहे थे कि तभी वो वक्त भी आया जब स्कॉट अपना हेलमेट पहनते हुए अपनी रॉयल एनफील्ड की तरफ बढ़ा। साइकिल की चेन फंस गई रे भैया। यही इशारा था कि स्कॉट को पहचान लिया गया है। ये तो वही है।
स्कॉट, ये तो रुक जाओ राजगुरु, ये स्कॉट नहीं है। अभी इसकी तो ये क्या किया तूने? क्या बकवास है? तेरा दिमाग ठीक है? तूने गलत आदमी को मार दिया। ये स्कॉट नहीं सैंडर्स है। अरे क्या फर्क है दोनों में? गोली मार। लाठियां इसी ने बरसाई थी लालाजी पर। ये सुनते ही भगत की रीढ़ में एक ठंडी सनसनाहट दौड़ गई थी। उसने एक के बाद एक अपनी रिवॉल्वर की 6 गोलियां सैंडर्स की लाश में उतार दी। पास ही खड़ा एक हवलदार चानन सिंह इस घटनाक्रम को देखकर चौकन्ना हो गया था। वो भगत और राजगुरु की तरफ दौड़ा। देखो, इन्होंने सैंडर्स साहब को मार डाला। पकड़ो इन्हें। ए भगत, रुको। भगत भाग, भाग। क्या कर रहे हो कॉमरेड? भागो वरना मारे जाओगे। भगत और राजगुरु प्लान के मुताबिक नेशनल कॉलेज के हॉस्टल की दिशा में दौड़े। चानन सिंह भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। रुको। ओए हमारा पीछा ना कर पापे, ना कर। चला जाओ, ओए वापस चला जा। लौट जाओ हवलदार, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। जाने दो लड़कों को। अंतिम बार कहता हूँ, पलट जाओ, चले जाओ। लेकिन हवलदार नहीं रुका। उसने भागते हुए राजगुरु का कुर्ता पकड़कर खींचा। तभी तेज धमाके की आवाज हुई। चानन सिंह आजाद के अचूक निशाने का शिकार बन चुका था। दोनों लड़के भाग चुके थे और वो हवलदार जमीन पर मृत पड़ा था। हे मां भारती, ये पाप क्यों कराया मुझसे? ये इम्तिहान क्यों लिया तुमने? जब तक सभी पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे, आजाद धुएं की तरह गायब हो चुके थे। हम स्कॉट को नहीं मार पाए। हाँ, लेकिन गुनहगार को तो सजा मिल चुकी है ना? क्या तुमने नहीं देखा सैंडर्स ने किस तरह लालाजी की जान ली? अरे उस स्कॉट ने तो केवल ऑर्डर दिए थे, मारा तो सैंडर्स ने था ना। लेकिन असली कल्प्रिट तो वही है। बात एक हत्या की नहीं है। हम जो मैसेज अंग्रेजी सरकार को देना चाहते थे वो आधा अधूरा रह गया। दिल छोटा मत करो, स्कॉट भी हाथ लग ही जाएगा। हमने ये काम किसी मैसेज के लिए नहीं, अपनी और लालाजी की आत्मा की शांति के लिए किया है। पर गलती कैसे हो गई? जयगोपाल कहाँ है वो कमीना? झूठा कहीं का। गलती सबसे होती है। वो आया नहीं, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूला है। उसने कभी ना तो स्कॉट को देखा था और ना ही सैंडर्स को। उसे बस एक एक्शन में शामिल होना था। क्या उसने सिर्फ एक्शन में शामिल होने के लिए सब किया? कोई बात नहीं, हम लोगों ने भी तो उसे हमेशा नेग्लेक्ट किया। उसका भी मन था एक्शन करने का, सो उसने किया। अरे स्कॉट सतर्क हो जाएगा, अब वो हत्या नहीं चढ़ेगा। अभी स्कॉट से ज्यादा जरूरी कुछ और भी काम है, और तुम जानते हो कि हमें बम हासिल करना है। उसके लिए हमें कलकत्ते जाना ही होगा जतिंदा से मिलने। अरे लेकिन सुखदेव और बटुकेश्वर गए तो हैं। हाँ गए हैं, मगर जतिंदा उनकी बात ही कहाँ सुन रहे हैं। अहिंसा के पुजारी बन चुके हैं। तुम्हें वहां जाकर उन्हें समझाना होगा। हाँ, अगर पुलिस से बच पाए तो, क्योंकि वे लोग तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। तुम एक अंग्रेजी वेशभूषा धारण करोगे और अपनी पत्नी और नौकर के साथ लाहौर से फरार होगे। ठीक है, नौकर तो मैं राजगुरु को बना दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी कहां से आएगी? उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। दुर्गा और मेरा बेटा सची तुम्हारे साथ जाएगा। क्या? मेरी तरफ से तो हाँ है देवर जी। तुम्हें क्या शर्म आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है तो पसीना क्यों छूट रहा है देवर जी? अरे भाभी, तुम्हें इसकी पड़ी है? मुझे तो नौकर बना डाला है। देखो भाभी, मैं इसका नौकर बनकर नहीं जाऊंगा। हाँ, आप कहेंगी तो आपका बन जाऊंगा। अबे चंदू चौपट, नौकर तू इसका बने या उसका, क्या फर्क पड़ता है? अबे बीवी तो इसी की है ना। ओए, बीवी तो मेरी है ना यार। जी आप बड़े घबरा रहे हैं। क्यों, आपको डर लग रहा है क्या? कहीं भगत मुझे लेकर फरार ना हो जाए? मैंने ऐसा कब कहा? तो आपसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ठीक है, ध्यान से सुनो। लाहौर रेलवे स्टेशन पर 500 से अधिक पुलिस वाले भगत को गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने ये प्लान उन्हें चकमा देने के लिए बनाया है। फिर भी अगर पकड़े गए तो शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दोगे, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। क्लियर है ना? क्लियर है। तो आजाद और दुर्गा के फर्स्ट क्लास के टिकट बुक कराए गए हैं और राजगुरु के थर्ड क्लास के। क्या? ये तो गलत है भाई। मेरा थर्ड क्लास क्यों? अरे क्योंकि तो नौकर है ना,
इंग्लिश सूट बूट में भगत दुर्गा भाभी के हाथ में हाथ डाले बड़ी शान से चल रहा था। ऊपर से उसने सर पर एक हैट भी लगाया हुआ था और राजगुरु बेचारा उनके पीछे बड़े बड़े 2 बक्से कंधों पर टांगे चल रहा था। तभी टीटी उनका टिकट चेक करने आया। Excuse me, please show me your ticket, sir. What? You want my ticket? Do you know who I am? Any problem, Mr. Ticket Collector? क्यों हमारा पैसेंजर को ऐसा परेशान कर रहा है? भगत जैसे ही पलटा उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि उसके ठीक सामने खड़ा जेफरी मुस्कुरा रहा था। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।